Hello my dear class 12 students. I welcome you all to Pradis Education. आप और हम कहाँ हैं? आप और हम हैं बेटा Pradis एग्जाम्पर में और कर रहे हैं साथ में क्लास 12 CBSE बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। जिस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको मैं कराने वाली हूँ द सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम क्या प्रिपेयर करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर जो आ रहा है 2023 के एग्जाम में, विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पता है किस तरीके से प्लान किया है, तो आप जान ही चुके हो। आज हम क्या करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का फर्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में मैंने कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस कवर किए हैं और यहाँ पर जब हम प्रिपरेशन करेंगे वो करेंगे रेट्रोग्रेड मैनर में। मतलब अभी तक क्या होता है? अभी तक ये होता है कि मैं तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, आई एम टीचिंग यू द एंटायर थ्योरी एंड देन यू आर लेफ्ट विद द क्वेश्चंस टू सॉल्व ऑन योर ओन। बट यहाँ पर हम करेंगे एकदम उल्टा। हम देखेंगे क्वेश्चंस को कि किस तरीके के क्वेश्चंस पास्ट में इन चैप्टर से पूछे गए हैं। तो हम ऑल द प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस और उनके आइडियल आंसर्स क्या होने चाहिए वो लिखना यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलो इसीलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पहला टॉपिक। इस टॉपिक में बच्चों अपन क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे? हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो हम इन टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो क्वेश्चंस आए हो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या फिर वो 5 नंबर के लॉन्ग आंसर्स रहे हो, हम सब कुछ आज क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में जो हमारा है ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी meiotic divisions are required to produce 76 seeds in a guava fruit। 76 seeds in a guava fruit। और क्या पूछा है? how many meiotic divisions are required। अब याद करो कि meiosis कब होता है? meiosis होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। 2 गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना बच्चा? 2 गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी। एक होगा आपका मेल गैमेट, और मेल गैमेट जब बनता है कैसे बनता है? मेल गैमेट बनता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से, क्योंकि उसी प्रोसेस से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल बात ये क्लियर है हमें। प्लस हमें ये बात भी क्लियर है कि जब ये प्रोसेस कराना होगा तब हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? तब हमें रिक्वायर्ड होगी हमारे पोलन मदर सेल की। तो वो पोलन मदर सेल मियोसिस करे, मियोसिस करके पोलन ग्रेन बनाए, और फिर उसके बाद क्या होगा? हर एक पोलन ग्रेन के अंदर 2-2 मेल गैमेट्स बनेंगे। तो एक चीज़ तो हमें ये देखनी है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट है बेटा हमारे फीमेल गैमेट की। फीमेल गैमेट की, और फीमेल गैमेट के लिए हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि हर एक एम्ब्रियो सैक में एक ही फीमेल गैमेट होता है। एवरी एम्ब्रियो सैक, एवरी फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन्स ओनली वो एक एम्ब्रियो सैक बनता है एक मदर सेल से। तो एक मदर सेल से क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पर होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, केवल फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, और उसी की हेल्प से आप डायरेक्टली पहले फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक बनता हुआ देखते हो, और उसके अंदर रहता है फीमेल गैमेट। मतलब हमें दोनों ही पोर्शंस को यहाँ पर देखना होगा, दोनों ही पोर्शंस को यहाँ पर देखना होगा कि दोनों ही चीज़ों के टाइम पे कितना कितना मियोसिस हुआ होगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन पूछा था 2020 में, और CBSE मार्किंग के स्कीम के हिसाब से इसका ये है एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन क्या बता रहा है? यही कह रहा है कि फीमेल में एक मियोटिक डिवीजन होता, एक मेगास्पोर का, फंक्शनल मेगास्पोर का, और एक सेल बनता। तो अगर आपके पास 76 एग सेल्स हैं तो मतलब वो 76 मियोटिक डिवीजन से बने होंगे, है ना? क्योंकि जब तक आपके पास एक मेल और एक फीमेल गैमेट कंबाइन नहीं करेंगे बेटा जाइगोट नहीं बनेगा। और आप जानते हो जाइगोट नहीं बनेगा तो बाहर का जो ओव्यूल है वो अपने आप को सीड में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो क्या ज़रूरी है? फर्टिलाइजेशन हो जाना ज़रूरी है। मतलब जाइगोट फॉर्मेशन तो हो ही चुका हो। तो कितने एग सेल्स लग रहे हैं? 76 एग सेल्स लग रहे हैं। इसका मतलब है कि 76 टाइम्स मियोसिस हुआ होगा, मेगास्पोर्स बने होंगे फंक्शनल, और उनकी हेल्प से फिर आपके पास इतने नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स आ गए होंगे। मेल के लिए क्या देखना है? मेल के लिए देखना है कि मेल सेल्स में एक मियोटिक डिवीजन होता है जब स्पर्म मदर सेल में, तो बनते हैं बेटा 4 हैप्लॉइड सेल्स। 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो क्या करना है आपको? आपको डिवाइड करना है 76 को 4 से। 76 को 4 से, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि इतने मेल गैमेट बनने के लिए कितनी बार मियोसिस हुआ होगा, कितनी बार मियोसिस हुआ होगा। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 19। आंसर आएगा 19। तो मतलब है 19 टाइम्स मियोसिस हुआ होगा, तब जाकर आपको 76 मेल गैमेट्स मिले होंगे।
तब जाकर आपको 76 मेल गैमेट्स मिले होंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब इतने मेल गैमेट्स हमको मिल गए होंगे, क्यों मिल गए होंगे? क्योंकि हर एक पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं, एक ही मेल गैमेट लेकिन यहाँ पार्टिसिपेट करेगा एक सेल के फॉर्मेशन के साथ, मतलब एक सेल के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएगा। दूसरा मेल गैमेट तो वैसे भी ट्रिपल फ्यूजन करेगा, तो उसको तो हमें यहाँ पर काउंट नहीं करना है, और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है कि ओके इतने नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स हुए हैं। तो यहाँ पर 19 हुआ है, वहाँ पर हुए थे 76, और 76 और 19 को आप प्लस करोगे तो बच्चों आंसर आएगा 95, आंसर आएगा 95। तो आप देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन, जो उस क्वेश्चन का वेटेज ही होगा 2 नंबर का, बट उसमें भी आपको कितना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं बनेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है वो अगर हमें पता होगा तो फिर हम एग्ज़ाम में पूरे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो 70 में से 70 लाने हैं अगर बायो के पेपर में, तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करते रहने पड़ेगी, जो सीबीएसई ने कभी मार्किंग स्कीम में दे रखा है, कभी उनने वो सैम्पल पेपर में दिया था, कभी वो प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीखा एक क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, कि जर्म पोर का क्या फंक्शन होता है। उसके लिए याद करो बच्चों जर्म पोर होता क्या है, जर्म पोर होता क्या है। तो याद करेंगे हम, तो हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को याद करेंगे। तो इस तरीके का पोलन ग्रेन का कुछ स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, एक्साइन और इंटाइन की कहानी पढ़ी है कि भाई बाहर एक्साइन होता है, स्पोरोपोलिन का बना रहता है, और अंदर वाली जो वॉल होती है वो होती है बच्चों इंटाइन, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और हमने ये भी पढ़ा है बेटा कि इंटाइन तो कंटिन्यूस होती है, इंटाइन तो कंटिन्यूस होती है, पर एक्साइन कंटिन्यूस नहीं होती। कई कई जगह पर इसमें बीच बीच में ब्रेक्स आते हैं, गैप्स रहते हैं। इन्हीं गैप्स को बच्चों अपन क्या बुलाते हैं, जर्म पोर बुलाते हैं। इन्हीं गैप्स को अपन जर्म पोर बुलाते हैं। और आपको इंटाइन के अंदर क्या मिलने वाला है, आपको इंटाइन के अंदर मिलने वाला है आपका एक बड़ा सा सेल, वेजिटेटिव सेल, और इसी बड़े से वेजिटेटिव सेल के अंदर बीच में कहीं पर फ्लोट करते हुए आपको एक और सेल मिलेगा जिसको आप कहते थे जेनरेटिव सेल, जिसे आप कहते थे जेनरेटिव सेल। तो इसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल मिलने वाला है और बेटा एक मिलने वाला है जेनरेटिव सेल। दोनों ही सेल्स हैप्लॉइड हैं क्योंकि ये मेल गेमेटोफाइट है पोलन ग्रीन, मेल गेमेटोफाइट है पोलन ग्रीन। तो आपका जेनरेटिव सेल जब माइटोसिस करता है तो आपके पास 2 मेल गैमेट्स आ जाते हैं, क्योंकि गैमेट्स भी हैप्लॉइड होते हैं तो वो डायरेक्ट माइटोसिस से बनेंगे ऑफ द जेनरेटिव सेल। तो इस टाइम पे पोलन ग्रेन कैसा है, 2 सेल्ड कंडीशन में। ठीक है, तो एक ही डायग्राम की हेल्प से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए। अब क्वेश्चन क्या था कि जर्म पोर का क्या फंक्शन है। तो जर्म पोर का फंक्शन है भाई कि जब इस वाली कंडीशन से ये इस वाली कंडीशन में पहुंचेगा कि यहाँ पर अंदर मेल गैमेट आ चुके हैं, यहाँ पर अंदर मेल गैमेट बन चुके हैं दोनों। तो यहाँ पर अगर आपके पास 2 मेल गैमेट्स हैं और एक आपके पास आपका वेजिटेटिव सेल है, तो इन दोनों मेल गैमेट्स को यहाँ से बाहर आना होगा। तो ये दोनों मेल गैमेट्स को बाहर आने के लिए पोलन ट्यूब जर्मिनेट होकर बाहर निकलेगी, और पोलन ट्यूब जिस जगह से निकलती है उस जगह को बेटा हम कहते हैं जर्म पोर। तो जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, और उसी पोलन ट्यूब की हेल्प से ये दोनों मेल गैमेट्स पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उसी की हेल्प से ये दोनों ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो देखो जर्म पोर्स के लिए क्या लिखा है, जर्म पोर्स आर प्रेजेंट in the pollen grains through which the germ tube of the pollen tube makes its exit on germination। तो ये वहाँ से बाहर निकलता है, एग्जिट होता है जब पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ सीखी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पोलन टैबलेट्स। पोलन टैबलेट्स पढ़ा था ना अपन ने, न्यूट्रिशन, पोलन को न्यूट्रिशन की तरह यूज़ करते हैं। तो न्यूट्रिशन की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि पोलन बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, आप इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी डिराइव कर सकते हो। इसीलिए हम इनको पोलन टैबलेट्स के फॉर्म में यूज़ करेंगे। ह्यूमन डाइट में यूज़ कर रहे हैं लोग इसे फूड सप्लीमेंट की तरह, बिकॉज ऑफ इट्स हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, बिकॉज ऑफ इट्स हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इतना सा लिख के हमें मार्क्स मिल जाएंगे। बुक में कुछ पॉइंट्स भी लिखे, रेस हॉर्सेस को देते हैं हम, एथलीट्स ले रहे हैं आजकल इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू है। चलो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया, हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल एंथर ऑफ अ एंजियोस्पर्म। तो अगर आप
एंथर याद करोगे, एंथर क्या होता है? बायलोब स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट था, तो एंथर ऐसा बायलोब स्ट्रक्चर रहता है। अपन ने देखा है इसको ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो हमको अंदर दो थीका भी दिखते हैं, दो कंपार्टमेंट्स भी मिलते हैं, तो अंदर इसकी ऐसी कंडीशन होती है डायथीकस टाइप की। और यहाँ पर हमें दिखते हैं बेटा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो अपने आप को फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं इनटू पोलन सैक्स, अपने आप को फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं इनटू पोलन सैक्स। हमने भी पढ़ा है कि इसकी बाहर लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और टेपेटम, है ना। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर 4 लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो किसी ने पूछा तो हम क्या बताएंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं एक टिपिकल एंथर में, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं टिपिकल एंथर में। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स, दोनों चीजें पूछी हैं, ठीक है। कितने पोलन ग्रेन्स और कितने ओव्यूल्स आर लाइकली टू बी फॉर्म्ड इन द एंथर एंड द ओवरी ऑफ एन एंजियोस्पर्म बियरिंग 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड 25 मेगास्पोर मदर सेल्स। तो देखो सीधा सीधा सा हिसाब है, जितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, मतलब जितने पोलन मदर सेल्स हैं, वो मियोसिस करेंगे, ठीक है, मियोसिस करेंगे। तो ये 25 थे, मियोसिस किया, हर एक से 4 बनते हैं, हर एक से 4 बनते हैं, तो 25 × 4 कितना हो जाएगा? 100। तो क्या आंसर आएगा कि 100 पोलन ग्रेन्स आपको मिलेंगे, 100 पोलन ग्रेन्स आपको मिलेंगे, क्योंकि हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड अपने आप को पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करता है, ये बात हम जानते हैं। तो हमें पता है अगर ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था, ये जैसे ही डिवाइड करेगा आपके पास क्या आएंगे? आपके पास आएंगे 4 चिपके हुए माइक्रोस्पोर टेट्राड। हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बेटा अपने आप को पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करेगा, अपने आप को पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 × 4 विच इज 100 पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कितने आपके पास ओव्यूल्स होंगे अगर आपके पास 25 मेगास्पोर मदर सेल्स हैं। तो आप ये बात क्लियर कट जानते हो कि मेगास्पोर मदर सेल्स भले ही मियोसिस करते हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स भले ही मियोसिस करते हैं, बट ये जो हमारे मेगास्पोर मदर सेल्स थे, ये जब मियोसिस करते हैं तो ये बनाते भले ही 4 हैं, 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं, पर इन 4 में से बेटा क्योंकि 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही केवल फंक्शनल बचता है और अपने आप को एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट करता है। इसीलिए एट द एंड क्या होता है? जितने नंबर ऑफ मेगास्पोर्स थे एग्जैक्ट उतने एम्ब्रियो सैक्स बनते हैं, एग्जैक्ट उतने एम्ब्रियो सैक्स बनते हैं। तो एक से एक ही बचा, इसीलिए यहाँ पर बेटा एक ही बना। तो एक ही बनेगा, कौन बनेगा? एक ही बनेगा आपका ओव्यूल, एक ही बनेगा आपका ओव्यूल। तो पोलन ग्रेन भी और ओव्यूल भी दोनों के दोनों कितने होंगे? ये होंगे 25 और ये होंगे बेटा 100, एक होंगे 25 और एक होंगे 100। तो मुझे बताओ कि क्या हमें ये क्वेश्चन समझ आया है? देखो सीबीएसई फॉरेन एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है 2013 में, फिर सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है 2018 में, मतलब 5 साल में 2 बार सीबीएसई क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। अब 5 साल ही होने वाला है एग्जैक्टली, सोच लो इस बार सीधे एग्जाम में ही पूछ लेगा। तो यहीं पर लिखा है देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 25 × 4 100 पोलन ग्रेन्स एंड मेगास्पोर मदर सेल्स 25 ओव्यूल्स रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से आप इसको आंसर करके आओगे। चलो अब अपन मूव करेंगे बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो ये वाले क्वेश्चंस 2 मार्क ईच हैं। ओह, इसका मतलब है पहले वाले क्वेश्चन वेरी शॉर्ट थे, 1 मार्क ईच थे। तो सोचो 1 मार्क के लिए उत्तर लिख रहे थे, अब यहाँ क्या लिखेंगे? 2 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे। तो 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन्स एट द टाइम ऑफ देयर रिलीज फ्रॉम द एंथर। क्या पूछा है? कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन में जब वो रिलीज हो रहे होते हैं एंथर से? उन सेल्स का नाम बताओ, उन सेल्स का नाम बताओ। अब देखो यहाँ पर 2 कहानियाँ हैं, कौन कौन सी 2? एक है मेजॉरिटी मतलब 60% एंजियोस्पर्म्स की कहानी, और एक है बचे हुए 40% की। 2 मार्क का क्वेश्चन है, हमको दोनों लिखने होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हमको दोनों लिखने होंगे। तो हम लिखेंगे इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स द पोलन्स आर शेड एट 2 सेल्ड स्टेज, द पोलन्स आर शेड एट 2 सेल्ड स्टेज। तो ये चीज़ मेंशन करोगे आप कि 2 सेल स्टेज पे पोलन रिलीज होता है। 2 सेल्स जो अंदर रहते हैं पोलन ग्रेन, वो कौन से हैं? जो 2 सेल्स अंदर रहेंगे पोलन ग्रेन के, वो है बेटा आपका एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव सेल। तो ये वेजिटेटिव सेल हो गया बड़ा सा, इसी के साइटोप्लाज्म में यहाँ पर एक छोटा सा जेनरेटिव सेल भी होगा। तो यहाँ पर जब 2 सेल कंडीशन में वो शेड हो रहा है, तो आपके पास 1 वेजिटेटिव है
और आपके पास वन जेनरेटिव सेल है, वन जेनरेटिव सेल है। दोनों ही सेल्स कैसे हैं? हैप्लॉइड है। दोनों ही सेल्स कैसे? हैप्लॉइड हैं। इन द रिमेनिंग 40% द पोलन ग्रेन्स आर गेटिंग शेड एट अ 3-celled कंडीशन। दे आर गेटिंग शेड एट अ 3-celled कंडीशन। तो 3-cell स्टेज में अगर वो शेड होते तो क्या हो चुका होता? क्या हो चुका होता? आपका जो जनरेटिव सेल है बच्चा, वेजिटेटिव तो वैसे ही रहता, आपका जो जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस करके अपने आप को 2 मेल गैमेट्स में कन्वर्ट कर चुका होता। तो इस कंडीशन में जो आपके पास सेल रहेंगे वो क्या रहेंगे? एक रहेगा आपका वेजिटेटिव सेल, एक रहेगा आपका वेजिटेटिव सेल जो कि है अगेन आपका हैप्लॉइड सेल, और 2 आपके पास रहेंगे बेटा मेल गैमेट्स, 2 आपके पास रहेंगे मेल गैमेट्स। तो आपको 2 मेल गैमेट मिलेंगे और एक मिलेगा जेनरेटिव सेल। मेल गैमेट्स भी बच्चा हैप्लॉइड है। क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि ये माइटोसिस ऑफ द जनरेटिव सेल से बने, माइटोसिस ऑफ द जनरेटिव सेल से बने। तो जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस हुआ होगा, तब जाकर आपको 2 मेल गैमेट्स ऑब्टेन हुए थे। तो 3-celled कंडीशन में क्या याद रखना है कि वेजिटेटिव सेल तो वैसा कि वैसा है, अलग क्या है? अलग है आपके पास कि यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। देखो यहाँ ये लिखा है 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म से पोलन ग्रेन शेड हो रहा है एट 2-cell स्टेज। In the remaining species, the generative cell is dividing mitotically to give rise to the 2 male gametes before pollen grains are shed at a 3-cell stage. तो यहाँ पर लिखा है 2-cell stage। यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि one of the cell is vegetative and the other is generative, and the other is generative। तो ये चीज़ बच्चों लिखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है नेम द सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है नेम द सेल्स। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Pollen grains in wheat are shed at 3-cell stage, while in peas they are shed at 2-cell stage. Explain where are germ pores present in a pollen grain. Explain where are germ pore present in a pollen grain. अब एक क्वेश्चन कहाँ है? आउटसाइड दिल्ली आया, सेट 2 में आया था 2017 में। क्या बता दिया? बता दिया यहाँ 3-celled कंडीशन है, यहाँ 2-celled कंडीशन है। अब बताओ, वो कह रहे हैं कि कहाँ पर आपके जर्म पोर्स होंगे। तो जर्म पोर्स कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? एक्साइन में होते हैं। तो जहाँ पर एक्साइन है, जहाँ पर एक्साइन में स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, वहीं पर आपका जर्म पोर प्रेजेंट रहता है। तो हमें तो यहाँ से इतना लिखना है कि जो हमारा वीट था यहाँ पर एक जनरेटिव और 2 मेल गैमेट्स थे क्योंकि 3-cell स्टेज थी, जबकि जो हमारा पी है उसमें 2-cell स्टेज है क्योंकि एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव सेल है। और जर्म पोर्स कहाँ प्रेजेंट है? तो हमने कहा जर्म पोर्स प्रेजेंट है वहाँ जहाँ पर एक्साइन पे से स्पोरोपोलिन की लेयर एब्सेंट है। तो जहाँ जहाँ स्पोरोपोलिन नहीं है वहाँ वहाँ जर्म पोर प्रेजेंट मिलेगा। तो एक्साइन वाले रीजन में रहता है पर वहाँ पर आपका स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पोलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म एट द टाइम ऑफ डेहीसेंस फ्रॉम द एंथर कुड बी 2-celled और 3-celled। एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है। हाउ आर सेल्स प्लेस्ड विद इन द पोलन ग्रेन व्हेन शेड एट 2-cell स्टेज। समझ रहे हो मतलब ये पोलन ग्रेन और इसके सेल्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर चीज़ पे क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, 2-celled है, 3-celled है, किसका कंपैरिजन करके पूछ लिया है, कब कौन सा सेल प्रेजेंट रहेगा पूछ लिया है। लाइक दे हैव आस्क्ड एवरीथिंग। और ये सेट 1 में पूछा था बेटा। अब यहाँ क्या बताना है? यहाँ बताना है हमें कि 2-celled कंडीशन में है अगर तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको। तो 2-celled कंडीशन में एक वेजिटेटिव और रिजेनरेटिव सेल मिलेगा, ये पूछा है हमने। और ये पूछा है कि कौन सा सेल कहाँ मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जेनरेटिव सेल फ्लोट करता रहता है। ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता रहता है। तो मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव है, जबकि 3-cell होती अगर तो आपको एक वेजिटेटिव और 2 मेल गैमेट्स मिलते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फ्लावरिंग प्लांट अ माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 मेल गेमेटोफाइट्स। क्या लिखा है? अ माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 मेल गेमेटोफाइट्स। बिल्कुल बेशक। While a megaspore mother cell forms only 1 female gametophyte. Explain. Again, क्या पूछ लिया? बोला एक मेगास्पोर मदर सेल था और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था। तो इनने कहा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये क्या कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है बेटा 4 मेल गेमेटोफाइट्स। मेल गेमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है? पोलन ग्रेन। क्या नाम है दूसरा? पोलन ग्रेन। तो कह रहे हैं कि ये 4 पोलन ग्रेन्स बना रहे। ठीक है, क्यों है हो रहा है ऐसा? क्योंकि यह अंडरगो करता है मियोसिस। मियोसिस से बनाता है क्या? बनाता है आपके लिए माइक्रोस्पोर टेट्रैड
और हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड फिर एक दूसरे से अलग होकर अपने आप को मेच्योर पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट कर लेता है, मेच्योर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये चीज़ इनने आपको यहाँ बताई है, ये चीज़ इनने आपको यहाँ बताई है। दूसरी तरफ इनने कहा है कि एक मेगास्पोर मदर सेल था अगर, एक मेगास्पोर मदर सेल था अगर, तो ये चीज़ भी हमने देखी कि एक मेगास्पोर मदर सेल है तो क्या होता है, अगेन ये बात ध्यान रखना कि मियोसिस ये भी करता है। तो जब ये मियोसिस करता है तो अगेन क्योंकि मियोसिस के में 4 सेल्स बनने थे बच्चा, तो 4 सेल्स यहाँ भी बनेंगे, पर ये जो 4 सेल्स बनेंगे इनमें से एक ही रहेगा आपका फंक्शनल मेगास्पोर, एक ही रहेगा आपका फंक्शनल मेगास्पोर। बाकी जो 3 हैं, बाकी जो 3 हैं ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डीजेनरेट। तो बाकी के मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाएंगे और इनके डीजेनरेट होने के कारण, इनके खत्म होने के कारण फंक्शनल एक ही बचेगा। और फिर ये फंक्शनल मेगास्पोर अपने अंदर माइटोसिस कर करके खुद को कन्वर्ट करेगा बेटा इनटू फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक, अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, तो एम्ब्रियो सैक होता है बेटा 7 सेल्स का बना हुआ और इसके अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो 1 2 3 सेल्स ये ऊपर दिख रहे हैं, 1 2 3 नीचे दिख रहे हैं और ये बीच का जो एक है ये है 7, तो 3 3 और बीच में एक 7 सेल्स होते हैं। और जो बीच वाला होता है सेंट्रल सेल, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, बाकी सबके अंदर एक एक ही था। तो 7 के 7 तो थे ही और बीच वाले में एक एक्स्ट्रा है, मतलब 8 न्यूक्लियाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करके बताते हो, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको अगर वर्ड्स में लिखते हैं तो सीबीएसई क्या बोल रहा है लिखने, मार्किंग स्कीम के हिसाब से सीबीएसई कह रहा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि पोलन मदर सेल जब मियोसिस करता है 4 फंक्शनल पोलन ग्रेन्स बनाता है जिन्हें मेल गेमेटोफाइट कहते हो, जबकि एक मेगास्पोर मदर सेल यानी जो एमएमसी है जब वो मियोसिस करता है तो वो 4 मेगास्पोर्स बनाता है। बट इनमें से बेटा एक ही फंक्शनल रहता है, बाकी के 3 हो जाते हैं डीजेनरेट। इस तरीके से इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है फॉर 2 मार्क्स। फाइन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि वो किस क्वेश्चन को किस तरीके से एक्सप्लेन करने का कह रहे हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द प्लॉइडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट जितने भी सेल्स हैं उनकी प्लॉइडी बताओ, उनकी प्लॉइडी बताओ। तो सबसे पहले तो फीमेल गेमेटोफाइट याद कर लो, एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है तो ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। हमें पता है एम्ब्रियो सैक, मान लेते हैं उसका माइक्रोपाइल रीजन है, ये उसका चैलाज़ल रीजन है बेटा। अब चैलाज़ल रीजन पे 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीपोडल्स, तो ये आपके एंटीपोडल्स हैं। हर एक एंटीपोडल कैसा होता है, हर एक एंटीपोडल होता है हैप्लॉइड। तो एंटीपोडल्स का आप बता दो कि 3 है, तीनों हैप्लॉइड हैं। फिर माइक्रोपाइलर रीजन पे आ जाओगे, 2 हैं आपके पास सिनर्जिड्स, तो ये हो गए आपके 2 सिनर्जिड्स, यहाँ पर फिलीफॉर्म अपैरेटस बना देना। सिनर्जिड्स कैसे होते हैं, सिनर्जिड्स भी होते हैं बेटा हैप्लॉइड, तो फिर यहाँ भी बता दोगे कि ये हैप्लॉइड होते हैं। फिर यहाँ पर बनाओगे क्या, आपका फीमेल गैमेट यानी एक्सेल। एक्सेल कैसा है, एक्सेल अगेन है हैप्लॉइड, अगेन है हैप्लॉइड। और फिर बचा आपका आखिरी सेल जो कि यहाँ बीचों बीच प्रेजेंट है। ये जो आपका आखिरी सेल बचा है बीचों बीच, ये सेल है बेटा आपका सेंट्रल सेल, ये सेल है आपका सेंट्रल सेल। तो फिर हम बात करेंगे सेंट्रल सेल की, और सेंट्रल सेल में आपको क्योंकि दिखाई देते हैं 2 न्यूक्लियस, तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो होती है n+n। क्या होती है, n+n कंडीशन होती है। तो ये चीज़ भी हम यहाँ से बताएंगे। अब देखो इसमें यहाँ पर हमको यही लिखा है क्योंकि सेंट्रल सेल n+n है, दोनों न्यूक्लियस बाद में फ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए सेंट्रल सेल डिप्लॉइड बन सकता है, बाकी सारे ही सेल्स आपके हैप्लॉइड रहेंगे। तो देखो सिनर्जिड्स हैप्लॉइड है, एक्सेल्स हैप्लॉइड है, पोलर न्यूक्लियाई सिंगल हैप्लॉइड है, एंटीपोडल हैप्लॉइड है, सब के सब हैप्लॉइड है। तो सारे के सारे सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। बट क्योंकि हमने सेल्स की बात करी, सेंट्रल सेल की बात की, तो वहाँ पर क्योंकि 2 थे इसीलिए हमने बेटा n+n लिखा, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, दोनों हैप्लॉइड, ठीक है। लेटर ऑन फ्यूज करके डिप्लॉइड होंगे, स्टार्टिंग में सब हैप्लॉइड रहेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या पूछा था क्वेश्चन में। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एंजियोस्पर्म बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर सेड टू बी either monoecious or they are said to be dioecious. Explain with the help of one example each. सबसे पहले तो ये याद करो कि monoecious होता क्या है। Monoecious means having only one body and in that single body having male and female both the sex organs. So if you have both the types of flowers in a single body then that is a monoecious condition. But अगर आपके पास 2 अलग अलग plant bodies हैं
और उन अलग अलग प्लांट बॉडीज में एक में मेल फ्लावर्स और एक में फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं बच्चा, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन को हम कहेंगे डाइओशियस कंडीशन। इस कंडीशन को हम कहेंगे डाइओशियस कंडीशन। तो तुम लोग को याद होगा डाइओशियस का एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमने पढ़ा था इसका पपाया। ठीक है, क्या पढ़ा था? पपाया। पपाया के अलावा डेट पाम भी इसी का एग्जाम्पल है। मोनोशियस के एग्जाम्पल्स क्या है? मेज था, कोकोनट था, कुकुरबिट्स थे, तो वो उसके एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ से इसी तरीके से आप बताओगे, सबसे पहले क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, बताओगे कि मोनोशियस होता क्या है, किस में मिलता है, फिर बताओगे डाइओशियस होता क्या है और किस में मिलता है। तो 2016 की मार्किंग स्कीम के हिसाब से आप आंसर लिख लोगे। चलो अब अपन चलते हैं फर्दर और देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 है जिसमें आप देखोगे 3 मार्क क्वेश्चंस। अब देखो 3 मार्क के लिए पहला ही क्वेश्चन पूछा है बच्चा, व्हेन एंड वेयर डू टैपेटम एंड सिनर्जिड्स डेवलप इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये टैपेटम नाम की चीज और सिनर्जिड नाम की चीज कब और कहाँ डेवलप होती है, और साथ में पूछा है इनका फंक्शन बताओ। साथ में पूछा है इनका फंक्शन बताओ। सबसे पहले बात कर लेते हैं टैपेटम की। तो याद करो हमने क्या बात की थी कि एंथर होता है बायलोब सा स्ट्रक्चर। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का स्टेमन, उसमें ऊपर मिलता है एंथर। इसी एंथर को हम ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो अंदर से हमको दिखाई देता है कि इसमें तो 2 थीका भी हैं, 2 थीका भी हैं, तो इसमें 2 थीका भी रहते हैं अंदर। और यहीं पर अंदर 4 कॉर्नर्स पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट रहते हैं। इन माइक्रोस्पोरेंजियम की जब हम बात करते हैं तो बाहर इसके बेटा 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर होती है मिडिल लेयर्स जो 1 से लेकर 3 के बीच में हो सकती हैं, और सबसे आखिरी में प्रेजेंट होती है बेटा टैपेटम। सबसे आखिरी में प्रेजेंट होती है टैपेटम। टैपेटम का क्या फंक्शन होता है? टैपेटम का फंक्शन होता है कि वो ग्रोइंग मेल गेमेटोफाइट को नरिशमेंट प्रोवाइड करे। ग्रोइंग मेल गेमेटोफाइट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करे, तो इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो टैपेटम आपको कब और कहाँ मिलेगा? टैपेटम आपको मिलेगा इनसाइड द एंथर्स, माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर, मतलब पोलन सैक्स के बाहर। और क्या कर रहा होगा? इसका काम होगा कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करे। ऑन दी अदर हैंड जब हम सिनर्जिड्स की बात करेंगे तो सिनर्जिड्स डेवलप होंगे जब आपका फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप हो रहा होगा एट द माइक्रोपाइलर एंड। और यहाँ पर सिनर्जिड्स में प्रेजेंट फिलीफॉर्म अपैरेटस का ये रोल होता है कि वो कमिंग पोलन ट्यूब को गाइड करें कि एग सेल कहाँ पर है। कमिंग पोलन ट्यूब को गाइड करें कि एग सेल कहाँ पर है, ताकि मेल गैमेट्स को वहाँ तक पहुँचाया जा सके। सो लेट अस सी हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स। चलो देखते हैं। सबसे पहले ने ये कहा कि टैपेटम आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे दिखेगा। ठीक है, कब दिखेगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे। कहाँ दिखेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर दिखेगा। करेगा क्या? नरिशमेंट करेगा ऑफ द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमने देखे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब 1 मार्क और 2 मार्क में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, प्लस हमने देखा कि उसके लिए कितना रेलिवेंट होना चाहिए हमारा आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे 3 मार्क क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो कि होंगे हमारे 5 मार्क क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक के बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। सो टिल द टाइम please do like, share and subscribe to our channel and download our application from the Play Store as well as it is available on the iOS market। तो ऐप डाउनलोड कर लो और जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कंटेंट रिलेटेड वो सारी आप वहाँ से फिर एक्सेस कर पाओगे। तो चलो, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।